आचार्य श्री का हाइकू है भूत सपना 5 अक्षर, वर्तमान अपना इसमें 7 अक्षर, भावी कल्पना जो भविष्य है वो कल्पना इसमें 5 अक्षर। 17 अक्षर की कविता हाइकू जो जापानी पद्धति के माध्यम से आचार्य श्री ने इसमें 3 काल के बारे में बतलाया है। जहाँ व्यक्ति अक्सर भूतकाल में या भविष्य काल में उलझा रहता है। भूतकाल के लिए आचार्य श्री ने लिखा सपना। जैसे सपना रात में देखते हैं, सुबह उठने पर नष्ट हो जाता है, तो सपने सारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही भूतकाल नष्ट हो चुका है, तो जो बीत गया वो कभी लौट करके नहीं आता। उसके बारे में विचार करके व्यक्ति उसी में उलझा रहता है। अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं वो भूतकाल में जो है उलझे रहते हैं। जब भी उनकी चर्चा का विषय लेकर सुनो तो भूतकाल के विषय में चर्चा करते हुए मिलेंगे कि क्या जमाना था, हमारे समय में 1 रुपए का 10 किलो घी आता था, क्या जो है उस समय में बरसात होती थी, क्या उस समय में फसलें आती थी। जो सब चीजों में वो भूतकाल में अधिकतर समय उलझे रहते। तो ये भूतकाल जो बीत चुका है वो लौट करके नहीं आने वाला है, तो उस समय में मन उसमें लगा करके अपन जो वर्तमान अपना है उसको अपन भुला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भूत सपना है वो व्यतीत हो चुका है, उसके बारे में भूतकाल के माध्यम से अपन उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करके, जैसे भूतकाल में कितना अच्छा वातावरण था, अब वो वातावरण अपन ने अपने हाथों के माध्यम से जो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके और उसको नष्ट किया है, तो उससे सीख लेकर के प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए कम से कम जो जिन संसाधन हैं उनका प्रयोग करके उसको थोड़ा संतुलन बनाने के लिए उससे सीख लेकर के वर्तमान में पुरुषार्थ करें, तो वो सीख लेना तो वहां पर श्रेयस्कर है। लेकिन उसी के लिए जो है बार बार विचार करते हुए जो वर्तमान है उसका लाभ नहीं उठाएं, तो वो तो एक प्रकार से अपने हाथ से ही उसको छोड़ना हो गया। तो यहाँ पर जो भूत सपना है, वर्तमान अपना है और भावी कल्पना है। भविष्य जो है वो कल्पना, भविष्य का भी अभी जन्म नहीं हुआ है, तो भविष्य के बारे में भी विचार करते हुए जहाँ भविष्य में कोई कार्य करना है उसके बारे में विचार करते हैं। वो एक बात अलग हो गई, लेकिन एक ख्याली पुलाव जैसा पकाते रहते हैं जहाँ दिनानम में एक मूछ मक्खन की कथा आती है। जो धनवान था लेकिन कहीं गया व्यापार करने, उसका व्यापार सारा जो है चौपट हो गया, धन सारा डूब गया, और एक दिन कहीं किसी के यहाँ से उसको छाछ पीने के लिए मिला हुआ है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? मठा, मढ़ी, छाछ क्या बोलते हैं? छाछी बोलते हैं। तो छाछ मिला था पीने के लिए, और जब उसने छाछ पिया तो पीने के बाद उसने देखा उसकी मूंछ पर थोड़ा थोड़ा उसमें मक्खन जो है चिपक गया। पहले के लोग बहुत मतलब ऐसे गिले होते थे कि वहां पर पूरा जो है छोड़ कर नहीं, उसमें थोड़ा बहुत निकाल के बाकी सब बांट देते थे। तो वो उसने जो है उसमें से मक्खन को जो है थोड़ा सा इकट्ठा किया और एक पात्र में रख दिया। अब रोज रोज वहां जहां को छाछ मिलता था उससे धीरे धीरे करते करते और एक मटका जो है उसका उस मक्खन से, और उसने उसका जो है घी बना करके जहां उसकी झोपड़ी थी वहां पर ठंड के समय में उसने उसको एक दरवाजे के पास में टांग दिया, और रात में सोते समय, ठंड का समय था तो उसने वहीं पर आग जला ली, और सोते समय विचार करता है कि एक मटकी घी का एकत्रित हो गया है,
और मन में उसकी जो है वहां पर कल्पनाएं चलने लगी कि मैं इसको बेचूंगा तो उसके माध्यम से बकरी खरीदूंगा, फिर बकरी से जो धन अर्जन होगा फिर मैं गाय खरीदूंगा, गाय से भैंस खरीदूंगा। ऐसे करते 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 मेरे पास बहुत धन हो जाएगा और जब बहुत धन हो जाएगा मैं धनपति हो जाऊंगा, तब फिर मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे और उन रिश्तों में मैं चयन करूंगा और उसके बाद में फिर जब पत्नी मेरी सेवा करते समय में वहां पर जो है अच्छे से सेवा नहीं करेगी तो मैं उसको 1 लाख मारूंगा। और वो वहां पर जैसा सोचता है वैसा ही वहां पर उसके शरीर का कार्य होता है और वो लात जो है उस मटकी में पड़ती है और वो सारा घी जहां पर आग लगी थी वहां पर उछल जाता है और उसके कारण वो उसी आग में जल करके मरण को प्राप्त होता है। तो ऐसा मूछ मक्खन जो कि केवल ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसी कल्पना करने वाले जो दिन में भी जो है सपने देखते रहते हैं, तो वो भावी कल्पना उसके माध्यम से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो दोनों चीजों को छोड़ करके वर्तमान जो अपना है, यदि अपन उसका सही लाभ नहीं उठा पाते तो अपन जो भूत जो कि मरण को प्राप्त हो चुका है, भविष्य जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसके लिए यदि अपन अपने वर्तमान को खो देते हैं तो फिर अपने हाथ में कुछ भी उपलब्ध नहीं रहता। इसीलिए पहले भी आप लोगों को सुनाई थी कि किसी विद्वान ने लिखा है कि पास्ट इज डेड, पास्ट यानी भूतकाल मरण को प्राप्त हो चुका है और फ्यूचर इज अनबॉर्न, भविष्य जो जिसका कि अभी जन्म नहीं हुआ और प्रेजेंट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट जो अपने सामने उपलब्ध है, प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं और प्रेजेंट का जो है गिफ्ट भी होता है। तो वर्तमान अपने सामने हमेशा उपलब्ध रहता है, बहुत अच्छी अपने लिए जो गिफ्ट है, उपहार है काल की, लेकिन यदि अपन उस पर ध्यान ना दो और थोड़ा सा जो है भूत या भविष्य के बारे में सोचने लगो तो अपन वर्तमान के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो अपने लिए जहाँ ऋजु सूत्र ने एक नए जो 7 नयों में आता है, वो ऋजु सूत्र ने वर्तमान पर्याय वाक्य को ग्रहण करने वाला होता है और वर्तमान पर्याय को ग्रहण करते समय अपन उसमें एक समय वर्तमान के समय का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए सामयिक आदि के काल में कि वर्तमान में रहो, दोनों जो है भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान के एक समय का अपनी आत्मा की अनुभूति के आनंद का लाभ उस सामयिक के काल में ऋजु सूत्र के माध्यम से उठाने के लिए आगम में प्रेरणा दी गई। तो जहां दोनों कालों में अपने मन को उलझाए हुए हम वर्तमान को खो देते हैं, उसके बारे में एक प्रसंग पहले आप लोगों को सुनाया था कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जब अपनी पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और पीएचडी करके जब लौट रहे थे तो पानी के जहाज से उनका वापस आना हो रहा था और उनके साथ में उनका एक मित्र भी था। दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़े हुए हैं, कॉलेज को छोड़ करके आ रहे हैं और यहाँ उनका परिवार, यहाँ उनकी पत्नी बच्चे सब हैं, उनके बारे में या तो चर्चा कर रहे हैं या जिस कॉलेज को छोड़ करके आए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे करते करते महीनों का सफर होता है पानी के जहाज पर और बस भोजन करना और सोना और जब जगना तो फिर ये चर्चा करना या तो कॉलेज की या परिवार की। ऐसे करते करते महीनों बीत गए और एक दिन प्रातः काल में उन्होंने जब ये चर्चा चल रही थी तो सामने देखा सूर्योदय का बहुत सुंदर दृश्य था और उस समय में भी वो उन्हीं दोनों जगह के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब उस समय में कहा कि अपन लोग कितने बेवकूफ हैं कि जिसको अपन छोड़ा है यहाँ कभी जाना नहीं है, या तो अपन उस कॉलेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जिस परिवार के पास में भी अपन पहुंचे नहीं है, अभी भी जो है कई दिन उसके पास पहुंचने में लगेंगे या हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में अपने सामने कितना सुंदर प्रकृति का दृश्य उपलब्ध है अपन उसके लाभ से वंचित हैं। तो इसके माध्यम से उन्होंने
कि अपने को वर्तमान का लाभ उठाना है तो अपने को भूत और भविष्य को भुलाना होगा, वर्तमान में रहना होगा। तब चर्चा करते करते जरा में जो है भूतकाल में, जरा में जो है भविष्यकाल में पहुंच जाते हैं। तो उस समय हरिवंश राय जो कि बड़े कवि हैं, आशु कवि भी हैं, शीघ्रता से रचना करने में माहिर हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी कविता का निर्माण किया और उस कविता में कि जो बीत गई सो बात गई, यानी जो निकल गया है वो जा चुका है, जो बीत गई सो बात गई, जो आई नहीं छू पाई नहीं। अभी जो आया नहीं है भविष्य काल, वो अपने को अभी छू नहीं रहा है, इसलिए अपने को वर्तमान का लाभ लेना है। तो वर्तमान का लाभ लेने के लिए जरा वो कहीं पर इधर उधर की बात होती थी और इस कविता के माध्यम से वो अपने आप को वर्तमान में ला करके, और वर्तमान जो एक समय में रहता, बस एक समय के बाद में जो भविष्य का एक समय है वो वर्तमान से होते हुए भूत बन जाता है। बस एक समय में एक आ रहा है और जा रहा है, ऐसे एक समय के लिए वर्तमान केवल उपलब्ध रहता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कहीं भी जिस भी क्षेत्र में आप देखो, उस क्षेत्र में होता ऐसा है कि जो जिस काम को कर रहा है वो उसके बारे में ज्यादा विचार ना करके आगे पीछे और कहीं के बारे में विचार करता है। मंदिर में जब पूजा कर रहे हो तब जो है घर की याद आती है, घर में जो है क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, ऐसी जो है मंदिर में पूजा करते हुए। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको खेल की याद आती है, और जब खेलते हैं तब उस समय पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो जहां पर है जिस कार्य को कर रहे हैं उसको जो है 100% जो है बहुत कम लोग करते हैं, तो उसके माध्यम से वो जो है उसके पूरे लाभ को नहीं उठाता। घर में रह करके भी मंदिर का स्मरण हो तो भी वो अपने लिए हानिकारक नहीं है, लाभप्रद है। लेकिन यदि मंदिर के कार्यों को करते हुए घर का भोग विलास का उस समय में स्मरण हुआ है तो वो तो वहां पर अपने लिए पूरी हानि का ही काम है। इसलिए अपने लिए इस काव्य के माध्यम से, यहाँ इस हाइकू के माध्यम से भी कविता है, तो यहाँ पर वर्तमान अपना, बस केवल वर्तमान अपना है। कोई भी कार्य करो बस उसमें 100% पूरा जो है उसमें मनोयोग लगा करके कार्य करना चाहिए। जिस समय में भोजन भी बनाते हैं उस समय में पूरे मनोयोग से भोजन बनाओ, तो उस समय में वहां पर आपके लिए जो आप उसमें ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो, यदि मन इधर उधर रहेगा तो नहीं होगी। हर चीज में ऐसे ही, पूजा के क्षेत्र में, हर चीज में, दुकान पर बैठे बैठे यदि वहां पर पूरे मनोयोग से कार्य नहीं करें तो कई बार ऐसा होता है कि वो सामने वाले ने 100 का नोट दिया है, अपन ने 500 समझकर उसको 450 लौटा। तो जहां मनोयोग से कार्य नहीं होगा वहां पर हानि हुए बिना नहीं रहेगी। तो ये काव्य की जो भी कार्य करो उसको पूरे मनोयोग से करो, और उसके माध्यम से जहां वर्तमान का एक एक समय अपने लिए उपलब्ध है बस वही अपना है, बाकी तो सब सपना है या कल्पना है। और जहां लोग अधिकतर कल्पनाओं में उलझे रहते हैं या अधिकतर भूतकाल की बातें करते रहते हैं। एक गुरु के पास में एक भक्त पहुंचा और वो जो है उनके ध्यान का समय था। तो जब ध्यान के समय में वो कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, तुम भी ध्यान करो, वो बैठ गया। गुरु तो अपने ध्यान में लीन हो गए, लेकिन उसको एक एक समय निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। जब उनका ध्यान पूर्ण हुआ तो उन्होंने पूछा कैसा रहा ध्यान? अरे हमें तो जो है एक एक समय को काटना बड़ा मुश्किल लगा। तो फिर अगली बार जब ध्यान के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि तुम मन में ऐसा सोचना कि मुझे एक पार्टी देना है, उस पार्टी में किन को इनवाइट करना है ये पूरी लिस्ट बनाना, और क्या क्या आइटम बनाना है उसकी लिस्ट बनाना, सबके घर में जाकर के निमंत्रण देना, सबको बुलाना, सारे भोजन की तैयारी करना और सबको परोसना, खाना। फिर देखो तुम्हारा ध्यान कैसे लगता है। और जब अगली बार ध्यान में बैठे तो गुरु का ध्यान तो जो है पूरा हो गया, लेकिन अभी भी शिष्य जो है ध्यान में मगन है। फिर उन्होंने उसको हिलाया
उठो अब ध्यान का समय पूर्ण हो गया। अरे मैंने गुरुजी आपने जल्दी कर दी, अभी मैंने तो खाया ही नहीं, मैं तो दूसरों को ही खिलाता रह गया। तो ऐसे जो है मतलब कल्पना के कार्य या जिनमें कोई तथ्य नहीं है उनमें अपने मन को अपन उलझा करके रखते हैं और उसके माध्यम से केवल पाप का अर्जन होता है। इसलिए अपने लिए जो भी कार्य करते हैं, जिस भी कार्य में रहते हैं, तो उसमें यदि अपनी ऐसी प्रवृत्ति बन जाए कि अपन उसी को जो है पूरी तरह से संपादित करें, तो उसके माध्यम से अपन वर्तमान में रह करके और उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये हाइकु जिसके माध्यम से कि भूत सपना और वर्तमान अपना और भावी कल्पना, तो उनमें दोनों चीजों के लिए उनके लिए एकदम निषिद्ध नहीं है, लेकिन हमेशा ही अपन उसके बारे में चर्चा करते रहो, उसी में ही उलझे रहो, तो अपन दोनों के माध्यम से वर्तमान से वंचित रहेंगे। तो जहां कभी शांति से बैठ करके, जैसे कि पहले ही बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि अपन दोनों तरफ जो है अपनी दृष्टियों को लेकर के जाते हैं, या भूतकाल की ओर या भविष्य की ओर, तो उसमें दोनों को जो है बंद करके कि ना गए कल के बारे में सोचेंगे, ना आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, केवल आज। अब आज पे भी आने के बाद में अब आज भी बहुत बड़ा है, सुबह का भी समय है, अभी रात्रि में भी कोई प्लानिंग हो सकती है, तो उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, बस केवल वर्तमान जो अपने सामने उपलब्ध है उसके बारे में अपने लिए देखना है। तो ऐसे मन को नियंत्रित करने का एक साधन, जिसके माध्यम से एक बार प्रश्न भी किया गया था कि मन में बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, उनको कैसे नियंत्रित करें, तो इसके माध्यम से अपन नियंत्रित उनको कर सकते हैं। और वर्तमान के जिस कार्य को हम संपादित कर रहे हैं उसमें और जो है प्रगाढ़ता ला करके अपन जब कभी जाप दे रहे हैं, तो उस समय में जाप देते हुए पूरे मनोयोग से केवल जाप की, उसमें भी कोई आलम्बन ले लिया तो उसके माध्यम से अपन वहीं पर रहेंगे और इधर उधर अपना मन नहीं जाएगा। तो ये हाइकु के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने की अपने लिए एक विधा जो है आचार्य श्री ने प्रदान की है, तो जिसके माध्यम से अपने लिए जो प्रति समय में एक समय में उपलब्ध एक अमूल्य निधि होती है, वो अमूल्य निधि जो अपने लिए प्रत्येक समय में प्राप्त होती है, यानी ऐसा नहीं कि कभी बंद हो जाए, हर समय प्राप्त होती है, लेकिन अपने यदि थोड़ा सा ध्यान चूक जाए तो वो आकर के कब निकल जाती है अपने को पता नहीं पड़ता। तो अपने लिए वर्तमान का पूरा लाभ उठाने के लिए इस हाइकु के माध्यम से अपने वर्तमान में रहने का पुरुषार्थ आज से ही प्रारंभ करके, और आप देखेंगे उसके माध्यम से कि अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। अपन जो अभी जहाँ कहीं उलझे रहते हैं उससे उठ करके अपन वर्तमान के एक एक पल का लाभ लेना सीख जाए।